आप सभी का स्वागत है एक और नई फाइल में। आप सभी को पता ही होगा कि मैं आज किसकी बात करने जा रहा हूँ, आयुषी शर्मा, जिसने अपने पिता और अपनी माँ दोनों का ही मर्डर किया है। और किया नहीं, करवाया है। कितनी बेरहमी से एक बेटी अपनी माँ का कत्ल करवाती है, चंद रुपयों के लिए, चंद प्रॉपर्टी के लिए। तो ये बात है आज से 1 साल पहले की। नीरज शर्मा के हस्बैंड, जो कि एक कोर्ट में क्लर्क का काम करते हैं, उनकी 1 साल पहले मौत हो जाती है। तो आयुषी शर्मा की माँ का नाम था नीरज शर्मा और नीरज शर्मा के हस्बैंड का नाम था विजय कुमार शर्मा। तो बात 1 साल पहले की है, जब विजय कुमार शर्मा, आयुषी शर्मा के पिताजी की मौत हो जाती है। तो गवर्नमेंट उनकी जॉब उनकी वाइफ के पास ट्रांसफ़र कर देती है। उनकी वाइफ को उनके हस्बैंड की जगह रखा जाता है उस जॉब में, कि विजय कुमार शर्मा की जो जॉब थी वो उनकी वाइफ को मिलती है। लेकिन उससे पहले जो आयुषी शर्मा है वो इस जॉब को लेना चाहती थी, जिससे कि उनको पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था। आयुषी का पढ़ाई में मन नहीं लगता था और वो ये सोचती थी कि और कहीं जॉब तो मुझे मिलेगी नहीं, तो गवर्नमेंट जॉब ही सही जो उनके पिताजी की थी, जो गवर्नमेंट उनको दे रही थी। लेकिन यहाँ पे एंट्री होती है इनके मामा की, आयुषी शर्मा की। तो आयुषी शर्मा के जो मामा हैं अपनी बहन से बोलते हैं, नीरज शर्मा से, कि इस जॉब को तुम लो, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं, अभी आयुषी भी छोटी है, तो उनकी देखभाल के लिए तुम इस जॉब को लो, जिससे कि आने वाले फ्यूचर में तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। आयुषी शर्मा का एक छोटा भाई भी था, तो उनकी देखभाल के लिए भी उनकी माँ हमेशा घर पे रहती थी और ऑफिस जाने से पहले सारा काम करके जाती थी अपने उस बेटे के लिए, जो छोटा भाई था आयुषी का। ये कहानी है उस कातिल बेटी की जिसने अपनी मां की सरकारी नौकरी और संपत्ति हासिल करने के लिए अपनी ही मां का कत्ल करवा दिया। आयुषी घर से नाराज होकर अपने ताऊ के घर रहने के लिए चली गई और वहीं से शुरू हुई कत्ल की ये साजिश। मां घर में रहती थी। आयुषी का एक 16 साल का भाई, जो कि मानसिक तौर पर कमजोर था, वो भी घर में ही रहा करता था। पूरा ही परिवार अच्छा खासा पैसे वाला परिवार था। 14 करोड़ की प्रॉपर्टी की वजह से आयुषी शर्मा ने अपनी माँ की जान ली और अपने पिता की जान ली। और उनके पिता की जान आयुषी शर्मा ने ली या नहीं, ये अभी तक साबित नहीं हो पाया। लेकिन उनके मामा जी ने इस केस को रीओपन करने के लिए बोला है। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि आयुषी सिर्फ 23 साल की थी, और 23 साल में कोई बच्चा अगर अपने पेरेंट्स से बोले कि मुझे प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए, मुझे पैसों में से हिस्सा चाहिए, तो ये सरासर गलत बात है। और अब तो जो लॉ है हमारे इंडिया में, वो ये है कि बच्चा कभी नहीं हक ले सकता अपने माँ बाप का। माँ बाप की इच्छा है कि माँ बाप अगर देना चाहते हैं, लेकिन अगर बच्चा उनसे मांगे ज़बरदस्ती, तो वो कोई लॉ नहीं है हमारे इंडिया में कि बच्चा उनकी प्रॉपर्टी का हकदार है। ऐसा कोई लॉ नहीं है। हाँ, पेरेंट्स अगर देना चाहे तो बच्चे का हक बनता है, अगर पेरेंट्स चाहते हैं तो। नीरज शर्मा साहब का क्या रिश्ता था? नीरज मेरी सगी बहन थी, सबसे बड़ी बहन थी, एक ही बहन थी। सर, ये जब पूरा मामला हुआ आखिरकार कब की ये पूरी घटना है और क्या कुछ पूरा घटनाक्रम है? दिनांक 3 जुलाई 2026 को 4:45 के करीब उसका दुर्घटना हुई, जिसकी जानकारी मुझे मेरी भांजी आयुषी के द्वारा जरिए फ़ोन दी गई थी। मेरी भांजी आयुषी का 6:26 से फ़ोन आया था कि मामा मम्मी का एक्सीडेंट हो गया और मम्मी एक्सीडेंट में ख़त्म हो गई। ऐसा कहते ही उसने तुरंत फ़ोन काट दिया, और उसके ना कोई रोने का ना कोई ऐसा कोई नेचुरल जो चीज़ें थी, तो फ़ोन काटना ही मेरा एकदम शंका की बढ़ता गया। लेकिन मैं अपने घर पहुंचा। इस दौरान मेरा एक रिश्तेदार था जो मोर्चरी पहुंच चुका था। उसने कहा कि बेटा घबराना मत, सिस्टर मर गई है, सही बात है, लेकिन तू घबराना मत, हिम्मत रखना, और अब आने की ज़रूरत नहीं है यहाँ, क्योंकि मैं हूँ और मोर्चरी में लाश रखवा दी। तो अब मोर्चरी का नियम ये है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे खास सगाई भाई क्यों ना हो, परिवार के सदस्य क्यों ना हो, मिलने नहीं दिया जाएगा। तो बेटा तू अपनी लीगल तेरी कार्रवाई जो भी है तू उसको कर। तो मैं अपने आदर्श अपने परिवार के सदस्यों और भाइयों को लेकर के मैं प्रताप नगर थाना गया। प्रताप नगर थाने जा कर के मैंने जो है हत्या की FIR दर्ज कराई। उसमें मैंने सिर्फ एप्लीकेशन में सिर्फ 4 लाइन लिखी कि मेरी बहन मुझे बताया करती थी कि अमुक अमुक आदमी उसे परेशान किया करते हैं, मेरी बहन की जो दुर्घटना हुई है उसमें मुझे हत्या की आशंका है। इसी FIR पर 7 अपराधी पकड़ में आए, जो कि उसके परिवार के सदस्य थे, जिनमें बलराम,
कजिन उसका भाई बलराम जो लगातार 7 सालों से कब्जा करके मकान पे बैठा हुआ था और पिछले 2-3 साल से भी उस आयुषी के संपर्क में था। तो हमेशा फिर लड़ाई झगड़ा बढ़ता ही गया घर के अंदर। आयुषी को प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए था, पैसा का हिस्सा, पैसों में हिस्सा चाहिए था। तो इसके चलते आयुषी घर छोड़ के चली गई। जब उनकी माँ ने ये सब नहीं किया, उल्टा उनकी माँ नीरज शर्मा उनसे इतना बेहद प्यार करती थी, तो उनको समझाती भी थी कि मैं तुम्हारे लिए हूँ अभी बैठी हुई, मैं खूब खर्चा करूँगी, तुमको जो चाहिए लाइफ में मैं सब कुछ दूंगी। लेकिन पता नहीं आयुषी शर्मा क्या चाहती थी। जब पहली बार उन्होंने साजिश को अंजाम देने की कोशिश करी, कत्ल को अंजाम देने की कोशिश करी, पहली बार में वो नाकामयाब रहे। और उस समय गाड़ी जो थी वो थार गाड़ी थी। वो थार गाड़ी में पैसे, जैसे उन्होंने अभी सुपारी किसी और को दी थी, तो उस समय भी उन्होंने किसी और को कुछ पैसे दिए थे कि थार गाड़ी रेंट करके उसके ज़रिए एक्सीडेंट करने के लिए पैसे दिए थे। लेकिन उस चीज़ में वो नाकामयाब रहे। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ टाइम बीता, इस बार ज़्यादा पैसे किसी और को देने की सोची उन्होंने कि जो इस काम को और अच्छे से कर सके। तो 7 लाख रुपए में उन्होंने गुंडों को दिए। 7 लाख रुपए एक्सीडेंट करने के, मर्डर करने के लिए, अपनी माँ की सुपारी देने के लिए 7 लाख रुपए दिए आयुषी शर्मा ने। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि 7 लाख रुपए आयुषी शर्मा के पास आए कैसे। तो जिस दिन उनका एक्सीडेंट किया गुंडों ने, उस दिन नीरज शर्मा अपने बेटे को कोचिंग सेंटर लेके जा रही थी और वो वहीं से वापस आ रही थी। तो वापस आते समय इस साजिश को अंजाम दिया गुंडों ने। स्कॉर्पियो गाड़ी से बहुत तेज़ टक्कर मारी और कम से कम नहीं तो 100 फीट, टक्कर मारने के 100 फीट ऊंची उछल के नीरज शर्मा गिरी और उसी वक्त उनकी मौत हो गई। और टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि बहुत ही रेयर चांसेस थे बचने के। मतलब इतनी ज़बरदस्त टक्कर में कोई भी नहीं बच सकता था। तो इसी वजह से इतनी खतरनाक तरीके से गाड़ी टकराई नीरज शर्मा से कि उनकी उसी समय मौत हो गई। और उनके साथ जो सड़क पे 2-3 लोग और चल रहे थे वो बाल बाल बचे, लेकिन नीरज शर्मा की तुरंत मौत हो गई। जयपुर का चर्चित हत्याकांड हर गुजरती दिन के साथ और भी रहस्यमय होता जा रहा है। जिस मामले को शुरुआत में एक साधारण सड़क हादसा माना गया था, अब वही मामला कथित तौर पर करोड़ों की संपत्ति, सरकारी नौकरी, पारिवारिक रिश्तों में जहर और सुनियोजित हत्या की साजिश तक पहुंच चुका है। अब इस केस में एक और बड़ा दावा सामने आया है। आयुषी के मामा ने आरोप लगाया है कि सिर्फ मां ही नहीं बल्कि पिता की मौत भी सामान्य नहीं थी। हालांकि ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि पिता की हत्या का आरोप फिलहाल परिवार की ओर से लगाया गया दावा है। इसकी आधिकारिक पुष्टि पुलिस ने नहीं की है और मामले की जांच जारी है। राकेश शर्मा का दावा है कि आयुषी ने केवल मां की हत्या की साजिश नहीं रची, बल्कि पिता विजय शर्मा की मौत भी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। क्योंकि मामा जी को शक क्यों जाता है आयुषी पे, क्योंकि जब पहले इलाज हुआ था आयुषी के पिताजी का तो वो सही हो चुके थे और घर पे वापस आ गए थे सही सलामत। फिर उसके कुछ दिन बाद ही बेटी कहती है कि नहीं, अभी इलाज दोबारा कराएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में। लेकिन वो इलाज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और कुछ दिन डॉक्टर बता रहे कुछ दिन पहले लेके आई थी, तो 3 महीने की ड्यूरेशन में पापा कहाँ थे। तो इन सब का शक सीधे सीधे आयुषी के ऊपर जा रहा था सबका। तो ये थी कहानी जो कोई पुलिस अभी आयुषी के ऊपर शक कर रही है, और सारे के सारे जो सबूत हैं आयुषी के खिलाफ ही जाते हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपनी माँ की हत्या करी, तो आयुषी के मामा जो हैं वो भी ये सोच रहे हैं, और सभी को ये लगता है कि हो सकता है कि आयुषी ने अपने पिताजी की भी हत्या प्रॉपर्टी के लालच में करी हो। आरोप है इसी दौरान आयुषी ने बलराम के सामने अपनी मां की हत्या करने की इच्छा जाहिर की और उसने कहा कि अगर वो इस काम में मदद करेगा तो आगरा रोड के 5 बीघा और भरतपुर की 4 बीघा जमीन, जिसकी कीमत करीब 5-5 करोड़ रुपए है, उसे दे देगी।
इसके साथ ही मां की मौत के बाद मिलने वाली नौकरी और जयपुर के दोनों मकानों पर भी उसका अधिकार हो जाएगा। ऐसे में आयुषी ने ये पूरी प्लानिंग रची और जाकर आयुषी ने इस प्लानिंग के तहत सुपारी किलर को 5 लाख रुपए दिए और 5 से 7 लाख रुपए देने की बात सामने आ रही है। और उसके बाद उसने अपनी मां की हत्या करवा दी। आयुषी ने अपनी मां की हत्या कुछ इस तरीके से करवाई कि ये शुरू में एक एक्सीडेंट लग रहा था, बाद में जब तफ्तीश हुई तो पता लगा कि एक बेटी ही अपनी मां की कातिल है, वो भी अनुकंपा की नौकरी और प्रॉपर्टी के लिए। खबर सामने आती है कि आयुषी का अपने ही भाई के साथ अवैध संबंध था, यानी वो अपने भाई बलराम के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। आपने अपने जीवन में पहली बार ऐसा सुना होगा कि एक बेटी ने अपनी मां को मार डाला। वहाँ कम से कम 10-12 करोड़ की संपत्ति तो उनकी है। इसके बाद में अगर हम जयपुर में वैल्यूएशन करने जाएं तो कम से कम 2 मकान तो 2.5-3 करोड़ के हैं। मेरी बहनों जो थे वो उनका ब्रेन हेमरेज हुआ था और ब्रेन हेमरेज में फर्स्ट बार हुआ था, वो सही हो गए थे। सेकंड बार में हॉस्पिटल में वो रहे थे, 90 हॉस्पिटल में 90% सही हो गए थे। बाद में उनको ये आयुषी और बलराम अपनी मर्जी से प्राइवेट जगह ले गए, 3 सवा 3 महीने को गोपनीय जगह पर रखा। बाद में 9 अप्रैल 2025 को हॉस्पिटल में भर्ती कराया, संदिग्ध परिस्थिति में भर्ती कराया। जिस दिन को भर्ती कराया उस दिन बॉडी के 90% पार्ट डैमेज थे। तो जाहिर सी बात है कि जब मैंने सिंपल एप्लीकेशन लिख करके इतने भारी मात्रा में अपराधी पकड़ में आए और उन्होंने ये कबूल भी किया है कि हमने प्रॉपर्टी के लालच में सारा काम किया है, तो कैसे इनकार किया जाए कि प्लान ए प्लान बी के रूप में रहा होगा, तो प्लान ए भी कहीं ना कहीं रहा होगा। कितना पढ़ाई किए हो? लास्ट ईयर किए। थोड़ा माँ तो बचपन से पालती पोसती, ऐसा क्यों किया? तो आप सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी आज की डेट में पेरेंट्स हैं और जितने भी बच्चे हैं, दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ों में मैंने देखा है कि अभी जो केसेस आ रहे हैं वो केसेस ऐसे हैं कि जिसमें ना पेरेंट्स समझा पा रहे बच्चों को, ना बच्चे समझा पा रहे पेरेंट्स को। इस वजह से ये जो क्राइम जन्म ले रहा है, जो क्राइम होते जा रही है, इसी वजह से होते जा रहा है। और दूसरी चीज़, पेरेंट्स अपने बच्चों पे हमेशा नज़र रखें किस दिशा में बच्चा जा रहा है। मैं हर बार यही बोलता हूँ कि बच्चों पे नज़र रखो, क्योंकि बचपन से जब बच्चा बड़ा होता है, छोटे से लेके बड़े होने तक, बच्चा क्या क्या कर रहा है उसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो ऐसे लोगों से ना मिल रहा हो कि जो क्राइम की ओर उसको ले जाएं। पेरेंट्स को दोस्त बनना पड़ेगा। अब वो ज़माने चले गए कि पेरेंट्स अपनी अकड़ में रहते थे और जो उन्होंने बोल दिया वही होगा, ऐसा नहीं चलता। दोनों को ही फ्रेंडशिप वाला माहौल रखना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ, बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी। तो ये फाइल यहीं पे ख़त्म होती है और जैसे इस केस के लिए कुछ सबूत सामने आते हैं या फिर कोई अपडेट आती है इस केस से रिलेटेड, तो मैं ज़रूर अपने YouTube चैनल पे अपडेट करूँगा। और आप बने रहिए मेरे YouTube चैनल पे, मेरे MK फाइल्स बाय मयंक YouTube चैनल में। मिलते हैं किसी ऐसी फाइल के साथ।